हो गया था। अब तो ये बहुत सारे ड्रोन और मिसाइलें गई होंगी। क्या कहना चाहता है रसिया? दिनेश जी, रसिया ये कहना चाहता है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनी जो जरूरत थी हमने ले रखी है, अब तुम घुटने पे आके मेरी बात सुनो और सीज फायर जैसे मैं कहता हूं उस कंडीशंस पे करो। और आपका पूरा एयर स्पेस अब मेरा है, पूरा जेलेंस्की का एयर स्पेस अब मेरा है। बेलारूस की जो ज्योग्राफिकल डेप्थ है वो मेरा है, मैं वहां भी अपने को कंसोलिडेट कर रहा हूं। अगर यूएवी ईस्टर्न बॉर्डर पे पोलैंड के हैं, मतलब पूरा स्पेस से जाके बेलारूस से जाके हम आपके सीमा क्षेत्र तक हैं, वहां तक कोई आर्ट हमारी नाटो की वहां से होनी नहीं चाहिए। एक तरह से उसने घोषित कर दिया है कि हमने तो मान लिया। उधर फिर नेटो ने भी तो कर दिया, वो 32 देश हैं, उन्होंने आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया। 5 की तरफ अगर बात चली गई तो मामला डेंजरस हो जाएगा। क्या ये भी दिखाई दे रहा है आपको? ये तो मीटिंग हो रही है ना, यहाँ मीटिंग हो रही है और वो चुप भी हो गए, उसके बाद कुछ कह भी नहीं रहे। बेलारूस में जाके मास्किंग करके अपनी सेना को उतार देना और कंसोलिडेट करना अपनी पोजीशन वहां पे। जरूरत पड़े तो हम कलिनिंग्राड तक हम कैसे जाएं, लिथुआनिया और पोलैंड को कैसे कम कर दें और बाल्टिक में अपना प्रभाव कैसे बढ़ा दें। जनरल सिन्हा, ये जो आर्टिकल 4 की बात की जा रही है, ये 2014 में क्रिमिया के समय उनको तो समझ है, ये तो जेलेंस्की को खेल खेला जा रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं फिनलैंड लड़ाई की तैयारी कर रहा है, ऐसा रशिया कह रहा है। रशिया कह रहा है, वो रशिया कह रहा है मैं नहीं लड़ना चाहता, फिनलैंड अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है और नाटो में जा रहा है। तो ये रशिया और यूक्रेन की जंग अब नेटो की जमीन तक पहुंची है, तो पोलैंड पर रूस के ड्रोन के हमले की वजह से टेंशन बढ़ी है। नेटो ने आर्टिकल 4 जिसका हम हवाला दे रहे हैं, ये जो नेटो का जो चार्टर है उसमें एक आर्टिकल 4 है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पर ये दबाव बढ़ गया है कि आर्टिकल 4 के बाद अब आर्टिकल 5 की तरफ भी बातें बढ़ रही है। क्या लड़ाई है, वो लंबी लड़ाई लेके चले थे, वो सोच समझ के आगे बढ़े। जब क्रीमिया को लिया था तो सोच के लिया था, और अब जो उन्होंने जपोर्जिया और जो डोनबास को जो लिया है वो सोच समझ के लिया। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ सर, एक बार मेरी बात हो रही थी और or you bring it to justice, because if you don't, we will. या तो तुम उन्हें अपने देशों से निकाल दो, हमारे तरफ बुरी निगाह और इंटेंशन रखने वाले लोगों को, आतंकियों को, तो या फिर उनको पनिश करवाओ अपने यहाँ, और या फिर हम पे छोड़ दो, हम वो काम कर देंगे। ये लेकिन सर, ये जो बात खास तौर से कही गई है कि 9/11 के बाद हमारी होगा, वैसे में हितों की रक्षा के लिए कई बार लिए गए डिप्लोमेटिक स्टैंड उस कॉज को सपोर्ट करते हैं या कहीं उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, आपसे समझना चाह रहा हूं। भारत की नीति जो मैंने आपको कहा आतंकवाद विरोधी नीति है, और हमेशा से ग्लोबल लेवल पे हर जगह इसी पलड़े में तौलकर भारत देखता है। तो मैंने आपको कहा, चाहे वो पैलेस्टाइन हो, चाहे वो कतार हो, दोनों जगह, खासकर मिडिल ईस्ट से हमारे इतने अच्छे, आज का मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है और वो कौमी उस पर विश्वास नहीं करता, और ये सब प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, ये सब वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, और भारत को पता है यहाँ से रेमिटेंस आता है हमारा, यहाँ से हम तेल खरीदते हैं, हमने आपको बताया है। तो हम किसी भी तरह का ये हम इसमें हम नहीं कर सकते, हमें उनके साथ संबंध बना के रखने होंगे और विश्वसनीय संबंध लंबे समय तक, ताकि ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में मिडिल ईस्ट भारत को देखे। और अगली खबर इस पॉइंट पर यह कि कतर पर इजरायली, आपको ये समझाने की कोशिश फिर से मैं करता हूं कि अमेरिका का स्टैंड इसमें ड्यूअल स्टैंडर्ड्स का रहा है। उसे पता था कतार में उसका बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी जस्ट बिफोर दिस स्ट्राइक, जब हवा में था हवाई जहाज, तब वहां से लीडर खिसक गए, वरना वो लीडर मारे जाते। और विदिन 10 मिनट्स ऑफ अटैक खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था, ताकि अमेरिका कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। तो ये बिल्कुल इससे ट्रस्ट मिडिल ईस्ट का एक तरह से कवरेज देता था अमेरिका, मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से। नहीं तो मैं ये जानता हूं सर, कतर को जिस तरीके की ये मध्यस्थता वाली भूमिका में कतर दिखाई देता रहा है, वो आगे भी रहेगा क्या? अमेरिका अपनी स्पेस में कायम रहेगा क्या? अब यह सिनेरियो बदल जाएगा बहुत जल्दी से। जो कतर करता है, one should not remain the dalal of this thing. Okay. यदि आप दलाली करने के लिए उनको छोड़ देंगे, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बहुत लोग टीवी चैनल में नहीं बात करेंगे ऐसे कि ये कतर ये एब्सोल्युटली दलाली है और दलाली टेररिस्ट की है। ये एक्सपर्ट्स के नजरिए हैं, और एक्सपर्ट्स के नजरिए भी अलग अलग है, क्योंकि कैप्टन शान क्या इसमें कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए, पाकिस्तान की नई गीदड़ भक्ति सामने आई है। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नहीं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से, वैसे तो सभी नाम रखने में नहीं, नाम लगा के नाम लिखने में तैमूर या उसके बियॉन्ड भी कुछ तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये थी एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है।
और JF-17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। JF-17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्कीमिंग मिसाइल है, नैपोपार्क मिसाइल है, जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे मैं ये कह रहा इंफ्रास्ट्रक्चर हूं हो। और सर- सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम लेकिन है। ये जो है इन्होंने इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार, सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। हाँ। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती हाँ। है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता ठीक है, है। सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं, अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। हाँ। उनके पास एसेंस नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो दिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो हाँ। कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा हाँ। समुद्र में, हाँ। क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा, वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे ठीक है। फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है और ये बताया जा रहा है। इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है, जरा देख लीजिए खबर। सेना के साथ रणनीति, मुनीर को बुलाना, उनको लंच कराना और शहबाज शरीफ को बाईपास करना। और चाइना की नीति देखिए, कृषि क्षेत्र, खनन, लॉन्ग टर्म, PRS, संस्कार, कल्चर, इम्बेडमेंट इन पाकिस्तान, लॉन्ग टर्म इम्बेडमेंट, अमेरिका कभी भी यूटर्न ले लेगा और हमारे साथ भी ले लेता है। तो ये बात ध्यान से रखनी है। वो ड्रोन लगा रहा है वहां पे और चाइना पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में जाके। खनन वगैरह एक और मुद्दा है, कुछ और भी देख रहा है अमेरिका, वो अपनी व्यापारिक नीति से चलता है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस पर ध्यान देना है कि चाइना लंबे समय से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में। अमेरिका अभी घुसा है, अंदर नहीं घुसता था पाकिस्तान में। हालांकि हम कहते हैं उनकी मिसाइल्स ये वो सब, लेकिन सवाल ये है कि क्या चाइना की जो अभी तक उसने नजदीकी को एंजॉय किया है, क्या उससे भी जाएगा? कैप्टन शाह, देखिए, ये जहाज बेहतरीन जहाज था। वैसे तो उन्होंने इसको 5 जनरेशन के लिए बनाया था, लेकिन इसके जो कुछ जो इसकी खामियां थी, उस कारण से इसको F-20 या F-35 के साथ या F-22 रैप्टर जो है उसके साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। खासकर इसकी जो इंजन की जो थ्रस्ट थी वो इसकी कमजोर थी। ये पिछले वर्जन का इंजन इन्होंने लगाया था और एरोडायनामिक चेंजेस भी इसमें लाना जरूरी था। इसलिए इन्होंने ये जब लगा कि ये कम्पीट नहीं कर पा रहे मार्केट में, तो इन्होंने 2 साल पहले से ही तो सर अगर मान लीजिए उसकी जो कुछ कमजोरियां थी उसको लेकर ये बनाया गया है, तो मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि भारत जो ये कह रहा है कि हम अपने कुछ स्क्वाड्रन को लेकर फॉर द टाइम बीइंग जो सोच रहे हैं, हो सकता है Su-57 ही रहे, तो क्या Su-57 एडवांस रहेगा सर? वो देखिए यही आ रहा है हमारे पास, यही ऑफ रशियन फ्लीट कल को यही जहाज रखेगी, इसलिए भारत भी इसको लेगा, क्योंकि हमें आराम से मेंटेनेंस भी मिलेगा और ट्रस्टवर्दी पार्टनर मिलेगा। तो Su-57M 5th जनरेशन का बेहतर और सबसे अच्छा जहाज बनने वाला है। अगली खबर लीजिए। दो चीजें इसमें, एक ब्रह्मोस का प्रोडक्शन जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कम है और हमने लखनऊ में उसको हर साल 100 बनाने की कोशिश हम करने वाले हैं। अगले साल से 100 बनेगा, अभी तक 25 साल में 25 बन रहा था। और दूसरा है इस ब्रह्मोस को, जो हमारा प्रेजेंट वर्जन है, इसको लाइट करना, छोटा करना और सी, एयर और लैंड से तीनों से इसको बनाना, इसकी स्पीड अच्छी करना और इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना। तो NG जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है, ये अगले 2 साल में जिसकी टेस्ट फ्लाइट 25 के अंत तक करने वाले थे, अगले साल शुरू हो जाएगी। तो दोनों दो चीजें, एक प्रोडक्शन बढ़ाना और रशिया इसको खरीदेगा, हम फिलीपींस को भी देने जा रहे हैं तीसरी बैटरी, और एक्सपोर्ट मॉडल इसका हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, इसके जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो जो दूसरा बात है वो हमें वो मिसाइल देगा जो हमारे लिए बहुत देखा जाना चाहिए। एक आपकी जब SEO में गई थी वो, तो हमने कहा था कॉस्मेटिक वर्क है और वो बाहर नहीं आई पब्लिक पे, एम्बेसी के अंदर रुकी और किसी के साथ पब्लिक उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की। और वो एक तरह से कॉस्मेटिक था उनका, एक कि आपको उनको एक तरह से एक कहते हैं ना उसको कि चलिए प्रभाव में लाओ, लोगों को दिखाओ और एक एडवर्टाइज कराओ उसको। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको आखिरकार सत्ता दी नहीं जाएगी? बहुत आसानी है कहना ये, लेकिन जैसा करें, एशियन कंट्री है, नॉर्थ कोरिया को सब जानते हैं, क्लोज स्टेट है और इतनी ज्यादा वहां पे पकड़ है लोगों की, तो उसमें एक वुमेन को एक्सेप्ट करना एज ए प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट। पर हाँ, आज का पढ़ाई भी उन्होंने वही की है, पैडल नहीं रही है, वो बाहर गई भी नहीं है। शायद प्यार मिल जाए लोगों का उनको, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्नाइज नहीं किया अपने को, तो लोग मानने लगे। और ये वहां पर एक ही शासन चला है, तो लोग शायद एक्सेप्ट कर लें। और हंगरी में कच्चे तेल के बड़े भंडार की खोज